यूपी ट्रिपल एससी पेट की एग्जाम्स जो आने वाले 24 अगस्त को प्रस्तावित हैं, उस परीक्षा में गणित का जो सिलेबस है, कुल 25 क्वेश्चन गणित के आएंगे और इन 25 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चन सारणी यानी टेबल से आने वाले हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, यानी 10 क्वेश्चन 10 नंबर। और मैं आपको बता दूं कि जो टेबल पर क्वेश्चन है ये 10 नंबर के, ये बहुत आसान होते हैं। इन क्वेश्चंस में उतना दम नहीं होता जितना अकेले परसेंटेज और प्रॉफिट और इन सब पर क्वेश्चन आते हैं। आपको समझना क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना रहता है। अगर आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो उसके आंसर्स बहुत आसानी से और बहुत कम समय में आप दे सकते हैं। कई बार तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको विदाउट पेन की कोई कैलकुलेशन ही नहीं करना है और आप तुरंत टिक कर देंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि सारणी किसको कहते हैं। तो आंकड़ों को बहुत सुगम ढंग से प्रस्तुत करने की एक व्यवस्था है सारणी। और सारणी में आंकड़ों को इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि वह सारणी ही उन आंकड़ों की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी सूचना देती है। यानी जो चीज आप कई पेज पढ़ करके प्राप्त करेंगे वो आपको सारणी में बहुत छोटे से जगह में बहुत छोटी सी बातें लिखकर ही समझा दी जाती। अब इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए कि कोई स्कूल है और इस स्कूल में 1 से लेकर के और 5 तक के विद्यार्थी पढ़ते हैं। 1 से लेकर के 5 तक के विद्यार्थी। अब कक्षा 1 में विद्यार्थियों की संख्या 25 है, कक्षा 2 में 30 है, कक्षा 4 में 40 है, 3 में 40 है, 4 में मान लीजिए कि 26 है, 5 में 29 है, कोई भी नंबर आपने लिखा। अब ये आपके लिए एक डाटा हो गया। अब इसे सारणी का रूप देने के लिए क्या करेंगे कि यहां पर लिखेंगे कक्षा और यहां लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या। अब यहां एक टेबल आपके लिए ऐसी बन जाएगी। ये टेबल बन गई। अब इसमें आपने कक्षा की संख्या लिख दिया, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5। और इस साइड में इन विद्यार्थियों की संख्या आपने लिख दिया 25, 30, 40, 26 और 29। ये आपने यहाँ एक स्कूल के 1 से लेकर 5 तक के कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या। अब इसी टेबल को देख करके ही, इस टेबल को देख करके ही, सारणी को देख करके ही कोई व्यक्ति बहुत सरलता से अंदाज लगा लेगा कि किस कक्षा में कितने विद्यार्थी। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि किस कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक है, तो आप कहेंगे कि भाई यहां पर तो सबसे अधिक संख्या 40 है और वो कक्षा 3 में है। सबसे कम किस कक्षा में विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो आप कहेंगे कक्षा 1 में सबसे कम विद्यार्थी हैं।
कौन वो 2 कक्षाएं हैं जिनमें विद्यार्थियों की संख्या का अंतर 1 है? तो आप कहेंगे कि कक्षा 2 और कक्षा 3। कक्षा 2 और कक्षा 3 में विद्यार्थियों की संख्या का अंतर 1 है। इसी तरह के टेबल पर प्रश्न बनाए जाते हैं। टेबल पर जो प्रश्न आएंगे इसी टाइप के आए। अब ये जो सारणी होती है वो 2 तरीके की होती है, वो बल्कि 3 तरीके की समझिए। ये जो सारणी है वो कुल 3 तरीके की होगी। पहला अवर्गीकृत। अवर्गीकृत यानी नॉन क्लासिफाइड। दूसरी होगी वर्गीकृत और तीसरी होगी सतत वर्गीकृत। अब ये सतत वर्गीकृत और वर्गीकृत में क्या अंतर है? देखिए, अगर कोई टेबल बनाई जाए और उसमें जो इंटरवल है वो 10-10 का या 15 का या 5 का रखा जाए। जैसे हम कहें कि ये 1 से 9 संख्या तक इसमें है, यानी 10 का अंतर है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर यहाँ पर 10 से लेकर के 19 तक, फिर यहाँ 20 से लेकर 29 तक, अब यहाँ 30 से लेकर 39 तक। तो ये 10-10 के अंतर पर ये सारणी बन गई। इसमें अंतर 10-10 का है। सतत वर्गीकृत में क्या है? देखिए, यहाँ 1 से 9 तक तो यहाँ लिया जाएगा, लेकिन अगर 9:30 है तो वो कहाँ लिया जाएगा? वो काम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो 10 से शुरू है। अगर मान लीजिए कि कोई वैल्यू 19:30 है या 19.4 है तो वो कहाँ लिया जाएगा? क्योंकि यहाँ तो 20 से शुरू है। तो ये वर्गीकृत जो होता है इसमें दशमलव वाली संख्याएं नहीं ली जाती हैं। जहां पर ऐसी स्थिति है वहां पर इस तरह के वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन या क्लासिफाई किया जाता है। अब जहां पर दशमलव वाली संख्याएं भी इंक्लूड करनी है तो यहां पर 1 से 9 तक लेंगे, फिर 9 से लेकर के 9 इसमें इंक्लूड हो जाएगा 19 तक, फिर यहां 19 इंक्लूड हो जाएगा और 19 से लेकर के 29 तक, फिर 29 इंक्लूड हो जाएगा 29 से लेकर 39 तक। तो यहां पर 1 से 9 तक में 9 शामिल नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना है। जैसे 1 से 9 है तो यहां ये इसमें 9 शामिल नहीं है। इसमें 9 शामिल होगा, इस वाले में 9 इसमें शामिल होगा। इसी तरह से इसमें 19 शामिल नहीं रहेगा, 19 इस वाले में शामिल होगा, 29 शामिल नहीं रहेगा, 29 इस वाले में शामिल रहेगा। तो ये बात यहां ध्यान रखनी रहती है। ये सतत वर्गीकृत है, यहां पर टूट नहीं रही है लड़ी। 1 से 9 तक था, फिर 9 से 19 तक हुआ, फिर 19 से 29 तक हुआ, फिर 29 से 39 तक। यहां पर कंटिन्यूअस है, जबकि यहां पर बीच में दशमलव वाली चीजें छूट जाएंगी। अवर्गीकृत में ये होता है कि जैसे आपने देखा कि कोई साल दे दिया है कि भाई 1985, 1986, 1987, 1988, मान लीजिए ये वर्ष दे दिया और इसमें पूछा कि कक्षा 5 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए इन सालों में। तो आपने कहा दे भाई 1985 में तो 10 विद्यार्थी थे, 1986 में 15 हो गए, 1987 में 8 हो गए, 1989 में 16 हो गए। तो अब आपसे इसमें ढेर सारे प्रश्न पूछे जाएंगे कि किस साल में सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ते थे 5 में, तो आप बता देंगे। किस में कम पढ़ते थे वो भी बता देंगे।
किस साल में 2 वर्षों का प्रतिशत अंतर कितना है, कब वृद्धि हुई है, कब कमी हुई है, तो ये अवर्गीकृत जो टेबल बनाई जाएगी उसमें इस तरह के आंकड़े होंगे। वर्गीकृत में इंटरवल बनाया जाएगा कि 1 से 9 तक नंबर पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो आपने कह दिया भाई कि 1 से 9 नंबर तक पाने वाले, आपने कह दिया कि 1 से 9 नंबर तक पाने वाले 10 विद्यार्थी हैं। 10 से 19 नंबर पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, आपने कह दिया 8 विद्यार्थी हैं। 20 से 29 नंबर पाने वाले कौन विद्यार्थी हैं, आपने कह दिया 11 हैं। 30 से 39 नंबर पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, आपने कह दिया 21। तो यहाँ पर इस तरह की चीजें बनेगी। ये अगर किसी स्कूल में विद्यार्थियों के प्राप्तांक हैं तो अप्राप्तांक 1 से लेकर के और 40 तक मिले हैं, तो ये इंटरवल यहाँ बना दिया गया। वर्गीकृत में, सतत वर्गीकृत में यही चीजें रहती हैं, वहां दशमलव में आने लगता है। तो कुल मिलाकर 3 तरह की सारणी आपको मिलेगी एग्जामिनेशन में, एक अवर्गीकृत, दूसरा वर्गीकृत और तीसरा सतत वर्गीकृत। इन्हीं तीनों सारणियों पर आपसे प्रश्न पूछे जाए। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो समझने में तो वो पूछ सकता है। सर सतत वर्गीकरण एक बार फिर से बता दीजिए। सतत वर्गीकरण में यहां पर आप देखिए 1 से 9 तक है। अगर किसी को मान लीजिए 9.5 अंक मिले हैं, 9.5 अंक दशमलव में है, तो यहां वर्गीकृत वाले में देखिए 9.5 कहां लिखा जाएगा, किस वाले में लिखेंगे, पहले वाले में कि दूसरे वाले में, क्योंकि पहला वाला 1 से 9 तक है और दूसरा जो वर्गीकरण है वो 10 से शुरू है। तो यहां सतत वाले में क्या होता है कि अब देखिए 1 से 9 तक यहां है और 9.5 आप लिखना चाहते हैं तो 9.5 यहां पर लिख देंगे, 9.5 यहां पर वो वैल्यू आ जाएगी। अब कोई वैल्यू मान लीजिए कि 29.8 है, तो 29.8 इस वाले में तो लिख नहीं पाएंगे क्योंकि ये तो 19 से 29 तक है, तो 29.8 जो है इसमें आप लिख पाएंगे। तो जहां पर दशमलव में संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याएं मिलेंगी डाटा में दशमलव में, वहां पर सतत वर्गीकरण बनाएंगे। सतत ये वर्ग बनाएंगे, क्लास इंटरवल बनाएंगे ताकि सारी संख्याएं यहां पर मतलब समाहित हो जाए। विभा पांडे हाथ उठाई हैं, बताइए। सर ये पूछ रहे थे कि 10, 8, 11 और ये 21 जो है वर्गीकृत में कैसे आया? ये तो हमने ऐसे अंदाजी लिख दिया है कि एक स्कूल में मान लीजिए बच्चों को परीक्षा हुई थी, उसमें नंबर मिले हैं, कुल नंबर 1 से 40 तक के बीच में दिए गए हैं। तो 1 से लेकर 9 नंबर तक पाने वाले कुल 10 विद्यार्थी हैं। जिनका नंबर 10 से 19 के बीच में है वो 8 विद्यार्थी हैं। जिनका नंबर 20 से 29 के बीच में है वैसे 11 विद्यार्थी हैं। जिनका नंबर 30 से 39 के बीच में है वो 21 विद्यार्थी हैं। ये हमने अपने से आपको समझाने के लिए ये लिख दिया है। विभिन्न फैक्ट्रियों में स्कूटरों का वार्षिक उत्पादन हजारों में होने का क्या मतलब, जैसे यहाँ 5 लिख दिया जाए यहाँ पर अगर टेबल में, तो इसमें 3 जीरो और बना दीजिए। स्कूटर का उत्पादन 5000, जैसे यहाँ पर 20 लिखा है तो 20 के आगे 3 जीरो बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ डाटा 1000 में दिया है। तो अब ये उत्पादन हो गया फैक्ट्री पी में। 1985 में 20,000 स्कूटर बन रहे थे। इसी तरह से 1986 में उस फैक्ट्री में 15,000, 15 के बाद 3 जीरो लगा देना है, 1000 में का मतलब ये था। अब देखिए ये पूरा अध्ययन है कि 1985 से लेके 1989 तक ये फैक्ट्री है अलग अलग, इनके नाम PQRST दे दिया है। फैक्ट्री पी में जो है अलग अलग वर्ष में अलग अलग ये स्कूटर का उत्पादन हुआ है, फिर क्यू में, फिर आर में, फिर एस में। और 1985 में ये जो 6 फैक्ट्री हैं, नहीं 5 फैक्ट्री हैं, इन 5 फैक्ट्रियों का जो टोटल उत्पादन है वो 115 यानी 1,15,000 स्कूटरों का उत्पादन हुआ 1985 में टोटल 5 फैक्ट्री का मिला।
1986 में 1,08,000 हुआ। इसी तरह से 1987 में 1,49,000, 1988 में 1,02,000, 1989 में 1,01,000। अब यहां पर जो आपको क्वेश्चन मिल रहा है कि किस वर्ष में सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का उत्पादन 1985 से 89 की समय अवधि में हुए औसत वार्षिक उत्पादन के बराबर था। तो औसत वार्षिक उत्पादन आपको निकालना पड़ेगा सभी फैक्ट्रियों के सभी वर्षों का। तो देखिए पांचों फैक्ट्री का एक वर्ष का यहाँ 115 है, तो सभी का हम लोगों को जोड़ लेना पड़ेगा इनका औसत निकालने के लिए। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन दिए हैं उनको लिख करके और जितनी उनकी संख्या है, तो देखिए संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 से भाग दे देंगे। अब आप इनको जोड़ेंगे तो 575 आएगा और 575 में 5 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा 115। ये क्या है, ये औसत आ गया। ये औसत क्या है, ये औसत 1985 से 1989 तक का सभी फैक्ट्रियों के उत्पादन का है, जो यहां पर कह रहा है। अब कह रहा है कि इसके बराबर यानी 115 जो औसत आया है, इसके बराबर किस वर्ष में उत्पादन हुआ था सभी फैक्ट्रियों को मिलाकर। तो इसके बराबर 115 उत्पादन देखिए 1985 में हुआ है, यहाँ सभी फैक्ट्रियों का मिला करके 115 उत्पादन यानी 1,15,000 का उत्पादन 1985 में हुआ, जो कि पूरे 85 से लेकर 89 तक के उत्पादन का ये औसत जो आया है इसके बराबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1985 में वह साल था जिसमें 1985 से 89 के बीच में सभी फैक्ट्रियों के जो औसत उत्पादन हुए हैं उस औसत उत्पादन के बराबर था। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में यही है। अब यहां पर दिया है आपको वर्ष 1988 की तुलना में किस फैक्ट्री या फैक्ट्रियों ने वर्ष 1989 में उस स्कूटरों के उत्पादन में 25% की कमी प्रदर्शित की। 25% की कमी, और 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। अब देखिए इसको कैसे फास्ट किया जाता है। 1988 की सभी कंपनियों का डाटा देखना है, 1989 का। ये पूछ रहा है कि 1988 के अपेक्षा 1989 में किस फैक्ट्री का उत्पादन 25% तक घट गया। यहां पर देखिए दिया 1988 की तुलना में किस फैक्ट्री या फैक्ट्रियों ने वर्ष 1989 में स्कूटर के उत्पादन में 25% की कमी प्रदर्शित की, यानी 25% उनका उत्पादन घट गया। तो जाहिर सी बात है कि 1988 में जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी जिस कंपनी की और 1989 में कम होगी उन्हीं को पहले लिया जाएगा। तो देखिए पी में नहीं लिया जाएगा, पी में तो उत्पादन बढ़ रहा है। क्यू को लिया जा सकता है जिसमें 20 है 88 में और 89 में घट गया है। 16 को लिया जा सकता है, ये आर को लिया जा सकता है। आर कंपनी का देखिए 88 में 16,000 बना रही थी, 89 में 12,000। कंपनी एस को नहीं लिया जा सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ तो 12 से 22 हो रहा है, यहाँ खुद ही उत्पादन बढ़ रहा है। कंपनी टी को लिया जा सकता है क्योंकि यहाँ 41 से 35 हुआ है। तो आपको पूरे को नहीं देखना है, केवल 3 कंपनियों को देखना है जिनका उत्पादन 1988 की अपेक्षा 1989 में घटा है। अब इसके बाद क्या देखना है कि 25% घटने का मतलब कि जो संख्या 1988 वाली 4 से कट जाएगी, जो आपने टिक लगाया है, जो 4 से कट जाएगी उन्हीं पर विचार करना है। तो 4 से कौन कौन कटेगी, देखिए 4 से 20 कट जाएगी तो इस पर विचार करना है। 4 से 16 कट जाएगी तो इस पर विचार करना है। 4 से 41 नहीं कटेगी तो इस पर विचार नहीं करना है। तो ये उत्तर नहीं हो सकता। 4 से कटने का मतलब क्या हुआ कि 20 1988 में है
और 1989 में 15, तो 5 की कमी आ गई। देखिए 5 की कमी आ गई, तो 5 की कमी 20 पर आई है, तो 100 पर कितना होता? तो 100 पचे 20 पचे 100 और 5 पचे 25, तो 25% की कमी आ गई। इसका मतलब कि ये जो क्यू है, क्यू फैक्ट्री में उत्पादन घटा है, वो कितना घटा है? 25%। इसी तरह से 16 देखिए 4 से कट जाएगा, तो 16 से 12 घट गया है, यानी 4 घट गया है 16 में, तो 100 में कितना घटता? तो 4 चौके 16 और 25 चौके 100, तो यहाँ भी 25% घट गया। तो ये 25% किस में घटा? आर में। तो किस किस कंपनी में आपको घटा है? तो क्यू और आर में जो है 25% उत्पादन 1988 की अपेक्षा 1989 में कम हुआ है। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 1985 में फैक्ट्री पी में हुए स्कूटरों के उत्पादन का फैक्ट्री टी में हुए स्कूटरों के उत्पादन का अनुपात क्या है? तो आप यहाँ 1985 लिख लीजिए, 1985 में यहाँ फैक्ट्री टी लिख लीजिए, यहाँ फैक्ट्री टी हमने लिख दिया। अब 1985 में फैक्ट्री पी में 20,000 स्कूटर बन रहा था और फैक्ट्री टी में 40,000 बन रहा था। इनका अनुपात लेना है, तो देखिए 20 एकम 20, 20 दूनी 40, तो 1 संबंधे 2 का अनुपात है, और यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ये ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है कि किस वर्ष स्कूटर का कुल उत्पादन सर्वाधिक था। आप देखिए कितना आसान है, किस वर्ष? तो आपको मालूम है, देखिए 149 सबसे अधिक था, तो 1987 में सबसे अधिक स्कूटर का उत्पादन हुआ। तो आप बिना इसको कैलकुलेट किए हुए लगा सकते हैं, ये तो बिल्कुल ऑब्जर्वेशन पर है, आपने देखा और तुरंत उसका आंसर लगा दिया। किस वर्ष सभी फैक्ट्रियों के स्कूटर का कुल उत्पादन समयावधि 1985-89 में हुए स्कूटरों के कुल उत्पादन का 20% था? अब देखिए कुल उत्पादन हम लोगों ने अभी ऊपर निकाला है, कुल उत्पादन सभी फैक्ट्रियों का मिलाकर कितना था? सबको जोड़ लिया गया था, 575 आया था। ये देखिए सारा उत्पादन कुल 575 था, तो कुल उत्पादन 575 है। अब इस 575 का 20%, कुल उत्पादन का 20% किस वर्ष हुआ? तो इसका 20% निकाल लेंगे। देखिए 1 0 से 1 0 काट दिए, और आप इसे 2 से गुणा कर दीजिए, या 5 से काट दीजिए, ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 पचे 25, ये 5 से कट गया, 5 से ये 5 2 से कट गया और 2 2 से कट गया, तो ये आ गया 115। तो कुल उत्पादन का 20% किस वर्ष उत्पादन हुआ? तो 115 कहाँ आपको मिल रहा है? 115 1985 में मिल रहा है, तो 1985 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन कितने आसानी से कुछ ही समय में आप कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब यहां पर ये दूसरी सारणी, सारणी में एक शहर में विभिन्न आयु वर्ग के विभिन्न उम्र के कुल जनसंख्या के प्रतिशत को दर्शाया गया है। यानी यहां पर देखिए ये प्रतिशत लिखा गया है। इसका अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये एसएससी 2013 में आया है। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, यदि 22 मिलियन लोग 36 वर्ष से कम आयु के हैं तो 56 से 65 आयु वर्ग के लोग कितने मिलियन हैं? तो देखिए 22 मिलियन लोग 36 वर्ष से कम आयु के हैं, तो 36 वर्ष से कम आयु के कितने लोग हैं? तो देखिए यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये 26 से 35 है और 36 से 45 यहां है, तो आपको यहां से यहां तक जोड़ लेना है। 36 नहीं, 36 से कम कह रहा है, 36 वर्ष से कम, तो 36 वर्ष से कम ये लोग आएंगे,
तो 15 वर्ष तक के 20 लोग हैं, 15 वर्ष तक के कितने लोग हैं? 20%। ये प्रतिशत में है, ये सब प्रतिशत में है। फिर 16 से 25 के बीच में, 16 से 25 के बीच में देखिए ये 18.25% लोग हैं। फिर 26 से 35 के बीच में, 26 से 35 के बीच में देखिए 16.75% लोग हैं। अब सबको जोड़ लीजिए तो देखिए 5 5 10, 7 दूना 1 10, और 8 6 14, 1 15 हो गया, और 2 2 4, 1 5। तो ये कुल 55% लोग हैं। अब 55% लोग 22 मिलियन के बराबर हैं। ये 55% लोग कितने मिलियन के बराबर हैं? 22 मिलियन के बराबर यहां पर दिया हुआ है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो ये 22 मिलियन है, तो इसको मिलियन में ही रहने देते हैं। आपको 56 से 65 वर्ष के आयु के लोगों को निकालना है, तो इसका प्रतिशत कितना है? 12.5, तो 12.5, तो 55% इक्विवेलेंट है 22 मिलियन के, तो 12.5% इक्विवेलेंट कितने का होगा? तो 12.5 गुणे 22 बटा में 55। अब देखिए इससे हम लोग 11 से काट देंगे, 11 दूना 22, 11 5 55। अब ये 5 से ये कट जाएगा, 5 दूना 10 और 5 5 25, और यहाँ पर 25 दूनी 50 और दशमलव का 1 अंक काट दीजिए, तो कितना आ गया? 5 मिलियन। तो 5 मिलियन लोग 56 से 65 आयु वर्ग के लोग हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसमें अगर किसी को कोई बात डाउट हो तो बताइए, पूछिए, कोई बात ना समझ में आई हो। क्वेश्चन नंबर 7। अब यहां पर दिया है कि 46 से 55 आयु वर्ग के और 16 से 25 के आयु वर्ग की जनसंख्या का अंतर इतना मिलियन हो तो उस शहर की कुल जनसंख्या कितने मिलियन होगी? कह रहा है कि 16 से 25 वर्ष में कितने प्रतिशत लोग हैं? तो 16 से 25 में 18.25% लोग हैं। और 46 से 55 वाले में इसमें कितना है? तो 46 से 55 वाले में 15% लोग हैं। करा इन दोनों का अंतर हम लोग ले लें, डिफरेंस। अंतर कितना हो गया? देखिए ये आ गया 5, ये 2, और ये आ गया 8 में से 5 गया 3.25% आ गया। अब ये 3.25% जो है इक्वलेंट है 0.975 मिलियन के, 0.975 मिलियन के बराबर है। तो आपको पूरे शहर की जनसंख्या निकालनी, यानी 100% आपको निकालना है। तो 100% की क्या करेंगे? 100 इंटू 0.975 बटा में 3.25। अब ये गणित खत्म। अब इसके बाद यहाँ कैलकुलेशन आता है। तो कैलकुलेशन में देखिए 100 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 97.5, और यहाँ पर देखिए दशमलव के 2 अंक हैं, ऊपर दशमलव का 1 अंक है, तो अंक हटाने के लिए इसमें 10 का गुणा कर दिया जाएगा। 100 से ऊपर 100 से नीचे गुणा कर दीजिए, तो दशमलव के अंक ये हट जाएंगे। हालांकि ये कैलकुलेशन मुझे बताना नहीं चाहिए, ये सब आसान चीजें हैं। तो ऊपर हो गया 9750 और नीचे आ गया 325। अब ये 9750 325 से कटता है, कटने के बाद ये कितना आ जाएगा? देखिए 3 5 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 3 9, तो ये 3 बार में कट जाता है। तो ये कितना आ गया? 30 मिलियन। तो उस शहर में टोटल जनसंख्या कितनी है? 30 मिलियन के बराबर आ गई। यहाँ पर आपको क्या करना था? यहाँ क्वेश्चन में दिया था कि 46-55 वर्ष के जो प्रतिशत लोग रहते हैं और 16 से 25 वर्ग के जो लोग रहते हैं, उनका जो अंतर है, उनकी संख्या का अंतर 9.975 मिलियन है। तो हम लोग प्रतिशत में उस अंतर को देख लिए, तो प्रतिशत में वो अंतर 3.25% आया। अब वही अंतर संख्या में 0.97 मिलियन के बराबर है। तो हमको 100% निकालना है। 100% माने
उस शहर की टोटल जनसंख्या, तो उस शहर की टोटल जनसंख्या 30 मिलियन आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, ये जो वर्ग है, क्लासिफिकेशन है, ये सतत और क्लासिफाइड है। एक कक्षा में छात्रों का बुद्धि लब्धि प्राप्तांक है, आईक्यू लेवल यहां दिखाया गया है। तो आईक्यू लेवल सबसे कम 80 और सबसे अधिक 140 है। तो देखिए यहाँ 80 से 90 6 लड़के हैं, फिर 90 यहां पर आ गया, 90 से 100 में 9 लड़के। तो 90 जो है इस वाले में 90 इंक्लूड नहीं रहेगा, 90 इंक्लूड इसमें आएगा, ये बात ध्यान रखिए। तो ये आपने सतत वाला, ये सतत वर्गीकृत सारणी है। सतत वर्गीकृत सारणी। तो मैं तीनों सारणियों पर आपको दिखा देना चाहता था कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 40 बुद्धि लब्धि अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 40। तो 40 कहां आएगा? 40 यहां पर कहीं दिया है 40 के बारे में? देखिए यहां तो 80 से शुरू है, 80 से कम किसी विद्यार्थी का आईक्यू लेवल है ही नहीं। तो हम लोग क्या लिख देंगे? इसका ऑप्शन ए सही होगा कि दिए गए आंकड़ों से ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि 40 आईक्यू वाला कोई बच्चा यहां पर है नहीं टेबल में, यहां तो 80 से शुरू है। तो इसका आंसर हो गया कि दिए गए आंकड़ों से ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 100 और अधिक बुद्धि लब्धि अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या है? 100 भी लेना है यहां से, और 100 से अधिक। तो देखिए यहां पर 16 आपने ले लिया, और 100 से अधिक ये भी आएगा 13 भी जोड़ना है, फिर 4 भी आएगा और फिर 2 भी आएगा, सबको जोड़ दीजिए। तो ये आ गया 35। देखिए कितना आसानी से आप जोड़ लिए, बस इतना ही ध्यान से इसको पढ़ना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब 10 में ये दूसरी टेबल आ गई, और ये टेबल है अवर्गीकृत। अवर्गीकृत टेबल है, इसमें देखिए 6 छात्र हैं और 6 विषय हैं। 6 छात्रों के 6 विषय के प्राप्तांक दिया है। हिंदी में 100 पूरा टोटल मार्क 100 है, विज्ञान 200 नंबर का है, भूगोल 150 नंबर का, अंग्रेजी 200 नंबर का, इतिहास 150 नंबर का, गणित 200 नंबर का। और ये ABCDEF ये जो है 6 विद्यार्थी हैं। तो जैसे विद्यार्थी नंबर ए जो है ये हिंदी में 75 नंबर, विज्ञान में 110, भूगोल में 90, अंग्रेजी में 140, इतिहास में 75 और गणित में 170 पाया। इसी टाइप से सभी विद्यार्थी नंबर पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है कि छात्र बी द्वारा इतिहास में तथा सी द्वारा हिंदी में प्राप्त प्रतिशत अंकों में क्या अंतर है? तो बी यहां और यहां सी। तो बी जो है, बी का आपको इतिहास देखना है और सी का हिंदी देखना है। इनका प्रतिशत नंबर निकालना है बी का। तो बी देखिए इतिहास में 105 नंबर 150 में पाया है। तो 105/150 गुणे 100, ये प्रतिशत आ जाएगा। देखिए ये 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 15 5 75, 15 7 और ये आ गया 70%। और सी का हिंदी में देखना है, तो सी ये है और हिंदी जो है पहले ही है। तो 100 में 90 है, इसका मतलब 90% है। देखिए ये 90 नंबर पाया है 100 में, और 100% निकालेंगे तो 100 कट जाएगा, तो 90%। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत अंतर है। तो 90 में से 70 निकाल दिए तो आपको 20% मिला। तो दोनों के बीच में 20% का डिफरेंस है, ये इसमें पूछा जा रहा है। किसी कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन में देखिए कि छात्र ए द्वारा गणित में प्राप्त किया गया अंक एफ द्वारा विज्ञान के प्रतिशत अंक का कितना गुना है। देखिए 2 छात्र ए है और एफ है।
तो ए गणित में ए का गणित का देखा जा रहा है और एफ का विज्ञान का। छात्र ए द्वारा गणित में प्राप्त किया गया अंक गणित में कितना पाया है? 170 नंबर पाया है ए। और एफ द्वारा विज्ञान के प्रतिशत अंक का कितना गुना है? तो एफ विज्ञान में कितना पाया है? एफ विज्ञान में 145 कितने में पाया है? नहीं, विज्ञान का यहाँ है 135 160 200 में। तो 200 में 160 पाया है। ये कट जाएगा 2 बार में, 2 8 16। यहाँ हो गया 80 और ये हो गया 70। तो इसका तो प्रतिशत देखना है और इसका ये अंक, इसका प्रतिशत नहीं निकालना है। पूछ रहा है कितना गुना है, तो 80 का 2 गुना करेंगे तो 160 है, तो 160 से थोड़ा अधिक है। तो इसमें कौन आंसर होगा? देखिए डी वाला आंसर होगा। 80 का 2 गुना होगा और थोड़ा सा 160 आ रहा, 80 का 2 गुना, ये 170 है, यानी 2.125 के बराबर होगा। 2.5 तो होगा नहीं, 4 भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। तो ये आंसर इस तरह से इसका आसानी से हम लोग दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में छात्र सी द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त प्रतिशत अंक तथा उसके 6 विषयों में अंकों के प्रतिशत में कितने का अंतर है। तो सी का 6 विषय का नंबर लिख लेना है। तो सी का 6 विषय का नंबर जोड़ लीजिए। देखिए यहां पर ये नंबर सी के हैं, इसको सबको जोड़ना है। तो 5 और 5 10, 1 हुआ 6, 1 7 और 7 9 7 16, 5 21 और 8 29, 29 और 9 38 होगा। 38 के 3। अब ये देखिए 3 1 4, 4 1 5, 1 6, ये 680 आ गया। इसका टोटल नंबर ये आ गया। और टोटल पूर्णांक कितना है? तो देखिए ये 100 नंबर, ये 200 नंबर, 300 नंबर और 150 150, 300 600 और 4 ये 1000। तो 680 1000 में पाया है तो प्रतिशत निकल जाएगा। 680 पाया है 1000 में, तो कितना प्रतिशत अंक पाया है? 2 जीरो से काट दिए, 1 जीरो से, तो ये कितना प्रतिशत अंक आ गया? 68% अंक उसने पाया। अब कह रहा है कि सी ने जो अंग्रेजी में प्राप्त प्रतिशत अंक है उसके कितना अंतर है। तो अंग्रेजी में सी कितना पा रहा है? अंग्रेजी में सी 150 पा रहा है 200 में। तो अंग्रेजी में सी का 200 में 150 पाया है, इसका मतलब कि 100 में 75% पाएगा। तो 75% नंबर उसका अंग्रेजी में हो गया और 68% ओवरऑल हो गया। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, अंतर। तो 75 में से 68 निकाल दीजिए, 15 में से 8 निकल गया 7, तो 7% का अंतर है। तो ये अंतर ऑप्शन सी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि कितने विषयों में छात्र डी ने 70% से अधिक अंक प्राप्त किया। 70%, यानी 100 में 70 से अधिक लिखा है। तो डी का यहां पर देखिए 100 में 65 पाया, ये नहीं हो सकता। 200 में 115 पाया, 70% के हिसाब से 140 होना चाहिए, इसमें भी नहीं पाया। 150 में 95 पाया, ये भी नहीं होगा। 200 में 125 140 रहेगा तब होगा, इसमें भी नहीं। 150 में 85 पाया है, ये भी नहीं होगा। 200 में 135 पाया, ये भी नहीं हो गया। तो डी किसी भी सब्जेक्ट में 70% से अधिक अंक नहीं पाया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, किसी में नहीं पाया है। और ये है 14 क्वेश्चन नंबर 14 और आज का अंतिम क्वेश्चन ये होगा। अंतिम क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 6 छात्रों द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का औसत प्रतिशत क्या है।
अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का औसत प्रतिशत पूछ रहा है 6 छात्रों का। तो हम लोग ए, बी, सी, डी, ई और एफ 6 छात्र लिख लीजिए। अंग्रेजी में इनका प्रतिशत का औसत लेना है। अंग्रेजी देखिए यहां पर है। तो ए ने 200 में 140 पाया है, तो ए का कितना परसेंट हुआ? 70%। माने 100 में जो नंबर पाया जाता है उसी को ना प्रतिशत कहा जाता है। तो 200 में 140 पाया है तो 100 में 70 ही आराम से निकल गया। बी 130 पाया है 200 में, तो इसका कितना होगा? 65% होगा। 230 का आधा कर दीजिए। सी 150 पाया है तो सी का प्रतिशत कितना होगा? 75%। ये जो दिया है इसका आधा कर दीजिए। डी 125 पाया है तो 125 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 5 10, 62.5%। ई जो है 145 पाया है, इसको भी आधा कर दीजिए। 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 5 10, 72.5%। एफ कितना पाया? 110, तो इसका आधा कर दीजिए तो ये हुआ 55%। ये सारे प्रतिशत को जोड़ लीजिए और उसमें 6 से भाग देंगे तब औसत आएगा। तो हम लोगों ने सबको जोड़ेंगे तो 5 5 10, 0 हो गया। 6 6 5 11, 11 2 13, 13 2 15 और 15 5 20, 2 7 2 9, 9 6 15, 15 7 22, 22 और 6 28, 28 और 7 35, 35 5 40, ये 400 आ गया। और औसत निकालना है तो 400 में 6 का भाग दे देंगे। तो 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 66.66 आएगा। और इसी को लगभग हम लोग 67% मान लेंगे। तो औसत इसका आ गया 67%। तो आज टेबल पर हम लोगों ने 14 क्वेश्चन किए और इन 14 क्वेश्चन से आपको बहुत सी चीजें ये पता चल गई होंगी कि इस पर क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते हैं और बहुत आसानी से इसमें नंबर पाया जा सकता है, थोड़ी सी सावधानी रखकर। क्योंकि जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना है, क्योंकि इसमें टेबल दिया है और उस टेबल को ध्यान से देखना है कि कौन वर्गीकृत है, कौन सतत वर्गीकृत है और कौन अवर्गीकृत है। तो आज की क्लास अब हम लोग आज समाप्त करेंगे। आप सभी लोगों ने बहुत शांति पूर्वक इस क्लास में पार्टिसिपेट किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।